हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जया चौहान। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या होती है या नेचुरोपैथी या निसर्गोपचार्य क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम ये कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आपके सिलेबस के। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी, कॉन्सेप्ट ऑफ पंचभूतोपासन, थेरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ मड थेरेपी, थेरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ सनबाथ, फास्टिंग थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी एंड द थेरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ मसाज। ये चैप्टर इजी भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। इससे 5 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 10 मार्क्स इन तीनों के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा क्या है। तो शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक एवं धार्मिक स्तर पर प्रकृति के आधारभूत तत्वों के साथ संतुलन बनाए रखना ही प्राकृतिक चिकित्सा कहलाता है। प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान है जो कि उपचार के प्राकृतिक तरीकों पर विश्वास रखता है। ठीक है, तो इसमें हम प्राकृतिक तरीकों को ही यूज़ करते हैं। क्या क्या यूज़ करते हैं? उपचार की यह प्रक्रिया प्राकृतिक संसाधन अथवा आहार, वायु, जल, मृतिका, सूर्यीकरण, उपवास, मर्दन और विश्राम आदि के उपयोग पर आधारित होती है। अब आता है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आकाश तत्व की। आकाश तत्व सभी तत्वों में सर्वाधिक उपयोगी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसको शून्य तत्व भी कहा जाता है। शरीर में जितना भी शून्य या रिक्त स्थान है वो आकाश तत्व का ही अंश है। वायु को संचालित करने के लिए, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, जल को गतिशील करने के लिए, पृथ्वी तत्व को अवशोषित करने के लिए रिक्त स्थान अर्थात आकाश तत्व का होना बहुत अनिवार्य है। इस प्रकार शेष चारों जो तत्व हैं आकाश तत्व में ही प्रतिष्ठित हैं, इसी से सक्रिय होते हैं। उपवास एवं विश्राम चिकित्सा इस तत्व को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। यानी कि जो उपवास है यानी फास्टिंग है और जो विश्राम चिकित्सा है, ठीक है, तो इस तत्व को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। ठीक है, अब आता है वायु। वायु का मुख्य गुण क्या है? गतिशील होना। इस गुण के कारण वह संपूर्ण शरीर में क्या होती है? संचरित होती है। और शरीर में रक्त और मलमूत्र पदार्थों की गति भी किसके द्वारा होती है? वायु के द्वारा होती है। इसी तीव्रता और मंदता अनेकों एक विकारों को उत्पन्न करती है। इस तत्व का सीधा संबंध किससे? प्राणों से है। सामान्य व्यक्ति वायु तत्व के अभाव में 3 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो हमें वायु की बहुत ज़रूरत होती है ना। ठीक है, अब आता है अग्नि। अग्नि क्या है? तेजस का स्वरूप है। ठीक है, और इसका विशेष गुण क्या होता है? प्रकाशित करना और दहन करना। ठीक है, यह अपने ऊर्ध्वगामी गुण यानी ऊपर की तरफ जाती है के कारण नीचे से ऊपर की ओर उठती है। इसी कमी से भोजन और जल का सम्यक पाचन न होकर आम की उत्पत्ति होती है। अगर इसकी कमी होती है तो क्या होता है? भोजन और जल का सम्यक पाचन नहीं होता। अब हम बात करते हैं जल। जल क्या है? तत्व द्रव स्वरूप होता है और पतला होने के कारण आधार पात्र के अनुरूप आकृति ग्रहण कर लेता है। जैसा हमारा पात्र होता है उसकी तरह आकृति ग्रहण कर लेता है। इसका विशेष गुण क्या है? संचरण होना है। यह क्या होता है? अवशोषित हो जाता है। इस तत्व के कारण ही मानव शरीर जो है पृथ्वी तत्व के ठोस स्वरूप को ग्रहण करने में समर्थ हो पाता है। इसकी कमी से शरीर की शक्ति और सामर्थ्य का नाश होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी महाभूत में क्या होता है? गुरुत्व को विशिष्ट गुण माना गया है। गुरुत्व के अतिरिक्त ठोस, स्थूल रूप और आकार गुण माने गए हैं। पृथ्वी तत्व विभिन्न खाद्य पदार्थों में विशेष रूप से रहता है। इसके माध्यम से विभिन्न अंग प्रत्यंगों का निर्माण होता है। किससे? पृथ्वी से। अब हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की। निसर्गोपचार की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन साइलेसिस क्षेत्र के ग्राफेनबर्ग गांव के एक साधारण किसान ने, जिनका नाम है विंसेंट प्रिस्नीज ने शुरू की थी 4 अक्टूबर 1799 से 26 नवंबर 1851। ठीक है, प्रिस्नीज जल के द्वारा उपचार क्रिया करते थे। किसके द्वारा करते थे? प्रिस्नीज जल के द्वारा। प्राकृतिक चिकित्सा शब्द का प्रयोग, ये जो वर्ड है ना, इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1895 में किया गया था डॉक्टर जॉन शील के द्वारा। और इसका व्यापक प्रचार प्रसार यानी प्रचार प्रसार किसने किया? बेनेडिक्ट लस्ट ने किया। ठीक है, और जो कि यूएस के नेचुरोपैथी जनक थे। बेनेडिक्ट लस्ट ने 1902 में अमेरिकन स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी की स्थापना की। किसने की? अरे क्वेश्चन आता है आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि किसने स्थापना की अमेरिकन स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी की? बेनेडिक्ट लस्ट ने की। ठीक है, अब आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एमसीक्यू में, ठीक है, या 1 मार्क 2 मार्क में, कि जो ल्यूइस खून थे, इनका नाम आपको याद रखना है। ल्यूइस खून ने क्या? जर्मनी के प्राकृतिक चिकित्सक थे। 4 अप्रैल 1901 को इन्होंने किसकी चिकित्सा बताई थी? जल चिकित्सा। ठीक है, इन्होंने किसकी चिकित्सा बताई थी? जल चिकित्सा का जनक किसको माना गया है? ल्यूइस खून को। ये आपको याद रखना है। जर्मनी के ही प्राकृतिक चिकित्सक एडोल्फ जस्ट, ठीक है, जो थे, उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति का अनुवाद रिटर्न टू नेचर बेनेडिक्ट लस्ट ने 1903 में किया। ठीक है, और इनके जो आप ईयर हैं वो थोड़े बहुत याद कर सकते हैं, लेकिन ल्यूइस खून का आपको याद रखना है। ल्यूइस खून का 14 मार्च 1835 टू 4 अप्रैल 1901, इनका भी थोड़ा याद रखिए। उसके बाद भारत देश में प्राकृतिक चिकित्सा की शुरुआत रिटर्न टू नेचर से प्रभावित होकर किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी।
तो भारत में किसने की इसकी शुरुआत? महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी जी ने पूना के पास उरुली कांचन नामक स्थान पर एक प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापित किया जो आज भी चल रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1951 में आरोग्य केंद्र की स्थापना हुई। यह संस्थान आज भी चल रहा है। और भारत सरकार द्वारा 2003 में आयुष विभाग की स्थापना की जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा को भी स्थान दिया गया। अब आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या नेचुरोपैथी के। तो जन सामान्य को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षित करना है। इसका क्या है एम है? किसी भी रोग के लक्षणों को कम करना, शरीर को स्वयं स्वस्थ होने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, यानी स्वयं जो स्वस्थ होने की क्षमता शरीर की उसको प्रोत्साहित करना, शरीर में संतुलन यानी बैलेंस बनाए रखना जिससे कि भविष्य में या तो रोग हो ही नहीं या फिर उनकी तीव्रता जो है वो कम हो जाए। आरोग्यकर जीवन शैली को बदलना, यानी जो अनारोग्यकर जीवन शैली को बदलना है ना, तो जो हमारी जीवन शैली है उसको बदलना। अब आता है थ्योरी एज पर वेस्टर्न स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी। तो चोट लगने अथवा पर्यावरण अवस्थाओं में अलावा विशेष सभी रोगों का कारण एक है शरीर में दोषों का संचय होना, है ना। तो शरीर में दोषों का संचय होना ये क्या है? रोगों का कारण है। उन रोगों की चिकित्सा भी इन दोषों के शरीर को बाहर निकाल कर ही की जाती है। जीवाणु एवं विषाणु मॉर्बिड मैटर के संचित होने के बाद ही शरीर में प्रवेश करते हैं और अनुकूल वातावरण पाकर वहाँ पे शरीर में क्या होते हैं? वर्धित होते हैं यानी बढ़ जाते हैं। और इसलिए रोगों का प्रथम कारण क्या है? मॉर्बिड मैटर होता है, जबकि जीवाणु एवं विषाणु क्या होते हैं? द्वितीय कारण होते हैं। ठीक है। मॉर्बिड मैटर यानी हम ऊपर बोला दोषों का संचय होना। नेक्स्ट आते हैं उसके तीव्र रोग क्या होते हैं, यानी एक्यूट डिसीजेज जो होती हैं शरीर द्वारा स्वयं को स्वस्थ रखने के प्रयासों का परिणाम है। इसी प्रकार तीव्र रोग यानी हमारे शत्रु ही नहीं मित्र हैं, लेकिन जो जीर्ण रोग हैं यानी पुराने रोग हैं, क्रॉनिक डिसीजेस गलत उपचार अथवा तीव्र रोगों को दबाने के प्रयास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ठीक है। प्रकृति एक महान चिकित्सक है। क्या है प्रकृति? एक महान चिकित्सक है। मानव शरीर में स्वयं ही रोगों से बचने और स्वास्थ्य स्थापना का सामर्थ्य होता है। प्राकृतिक चिकित्सा रोग को ही नहीं अपितु रोगी के संपूर्ण शरीर की चिकित्सा की जाती है, यानी कि सिर्फ रोग की नहीं यानी डिसीज की ही नहीं, पेशेंट की भी संपूर्ण चिकित्सा यहाँ की जाती है। जीर्ण रोगों से ग्रस्त यानी जो क्रॉनिक डिसीज है उनसे ग्रस्त रोगों की चिकित्सा भी अपेक्षाकृत कम समय में सफलतापूर्वक की जा सकती है। और प्राकृतिक चिकित्सा में दबे हुए रोग भी उभरकर सदा के लिए ठीक हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो स्वास्थ्य के सभी आयामों पर एक साथ काम करती है और इसके अनुसार केवल भोजन ही औषधि है और अन्य दवाओं का इसमें प्रयोग नहीं होता है। प्राकृतिक चिकित्सा संपूर्ण शरीर की एक इकाई मानकर कार्य करती है। तो यानी अगर आपको नेचुरोपैथी के बारे में लिखने को आता है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव और उसकी थ्योरी आती है, तो आप ये सारा कुछ लिख दीजिए। अब आता है इंडियन स्कूल कॉन्सेप्ट ऑफ पंचभूतोपासन। ठीक है। जो इनका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम बात करने वाले पंचमहाभूत अथवा प्रकृति के 5 तत्व यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पंचमहाभूत है। ये जीवन और ऊर्जा के क्या है? स्रोत हैं। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। मानव शरीर इन्हीं पंच तत्वों से बना है और मृत्यु के बाद भी इन्हीं में विलीन हो जाता है। ये बात सभी जानते हैं। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए इन पंच तत्वों का हमारे शरीर में संतुलित होना आवश्यक है। अनुपयुक्त आहार, आहार संबंधी आदतें, तनाव तथा विकृत जीवन शैली से उत्पन्न इन पंच तत्वों का असंतुलन शरीर में विविध रोगों को उत्पन्न करता है। अब हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी जो है ये पंच तत्वों में सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व है। मांसपेशियां, हड्डियां, त्वचा, नाखून, दांत ये सभी इसी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। पृथ्वी तत्व की अधिकता हमारे शरीर में स्थूल उत्पन्न करती है और इसकी कमी कृशता उत्पन्न करती है। और पृथ्वी तत्व का संबंध घ्राणेंद्रिय से है। अब आता है जल। जल क्या है? प्रवाह से संबंधित है और शरीर के तरल पदार्थ जो होते हैं उनका निर्माण जल करता है। ताप का नियमन, पोषक तत्व, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और मलों के परिवहन के लिए आवश्यक होता है। शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स में संतुलन बनाए रखने के लिए शरीर का चयापचय क्रियाओं के लिए भी माध्यम उपलब्ध कराता है जल, है ना। और यह रसेंद्रिय से संबंधित होता है। ठीक है। ये किससे संबंधित होता है? घ्राणेंद्रिय से। ये संबंधित होता है रस इंद्रिय से। मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो हमारे पंच महाभूत हैं उनका हमारे जीवन और ऊर्जा के स्रोत हैं और ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं। ठीक है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो बताया। अग्नि क्या करती है? अग्नि समस्त क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर के तापमान, चयापचय क्रियाओं का नियमन करती है और चक्षु इंद्रिय जो है वो इससे संबंधित है। अब आता है वायु। वायु क्या करती है? वायु तत्व सभी प्रकार की गतियों का नियंत्रण करती है। हमारी विचार, भावनाएं, विद्युत आवेगों के लिए उत्तरदायी होती है और स्पर्श इंद्रिय से संबंधित है।
ठीक है। आकाश तत्व सर्वत्र व्याप्त यानी हर जगह है और समस्त वस्तुओं को स्थान प्रदान करता है। मानव शरीर में यह विभिन्न कोष्ठ एवं छिद्रों का निर्माण करता है और यह वाक इंद्रिय से संबंधित है। अब आता है आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी का क्या रिलेशनशिप है। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। इट कैन बी इन 2 मार्क्स और 5 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो दोनों ही हैं क्या में संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करते हैं। दोनों ही ना केवल लक्षणों का उपचार करते हैं बल्कि रोगों का भी समूल छेदन करते हैं। दोनों ही किस पे पंचमहाभूत सिद्धांत पर आधारित हैं। दोनों ही मर्दन चिकित्सा का वर्णन किया गया है। प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है कि शरीर स्वयं को स्वस्थ रखने की क्षमता रखता है, लेकिन चरक ने इसी को सौव परम्परा से साम्यता रखा है। दोनों ही पद्धतियों में आहार विहार को प्रधानता दी गई है और दोनों ही पद्धतियों में दोषों को शरीर से बाहर निकालने का वर्णन किया गया है ना, जिसे हम कहते हैं संशोधन चिकित्सा। नेचुरोपैथी की क्या इंपॉर्टेंस है प्रेजेंट इरा। ये बिना औषधि का उपयोग किए स्वस्थ जीवन जीने की कला है, पहला पॉइंट। ये दूसरा ये है कि प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग होने के कारण यह सस्ती, सुलभ और दुष्प्रभाव से रहित है, यानी इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। अब हम सबसे पहले हमारी जो बात करने वाले हैं वो है मड थेरेपी, है ना, थेरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ द मड थेरेपी। तो मिट्टी क्या है, पंच महाभूतों में से एक है। ठीक है, तो जिसका आरोग्य एवं अनारोग्य से गहरा संबंध है। हमारे शरीर में जो कुछ भारी और स्थूल भाग है वह पृथ्वी तत्व से निर्मित है। पृथ्वी में ही आती है मिट्टी। मिट्टी का चिकित्सा एक अत्यंत सरल और प्रभावी चिकित्सा विधि है। मिट्टी की चिकित्सा का प्रयोग होने के कारण उसमें पाए जाने वाले ये गुण हैं। ठीक है, तो मिट्टी में कौन कौन से गुण होते हैं पहले हम वो पढ़ने वाले हैं, फिर मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिट्टी में दुर्गंध मिटाने का लक्षण होता है। मिट्टी में सर्दी व गर्मी रोकने की क्षमता होती है। इस कारण मिट्टी से बने घर सर्दी हो या गर्मी दोनों ही मौसम में आरामदायक होते हैं। आपने नोटिस किया होगा जो गांव में जो घर होते हैं, अगर अभी आप सर्दी में उन घरों में जाओगे मिट्टी के बने घरों में, तो वो उतनी सर्दी नहीं लगती उनमें, है ना, वो गर्म रहते हैं सर्दी में और गर्मी में वो ठंडे रहते हैं। मिट्टी में अचूक विद्रावक शक्ति होती है। फोड़े को पकाकर निचोड़ देती है और घाव भी जल्दी भर देती है। मिट्टी में विष, है ना, जहर को भी अवशोषित करने की विलक्षण शक्ति होती है। मिट्टी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के कारण काम करते समय हमें थकान को अनुभव होता है, इसलिए यथासंभव सीधे बैठना अथवा खड़े होना चाहिए। एडोल्फ जस्ट के अनुसार धरती पर सोने से सुस्ती और रोग दूर होकर नव चेतना एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, एडोल्फ जस्ट ने बताया है कि धरती, हम कहते हैं ना हम जमीन पर सोकर हमारी आज अकड़न मिट गई है ना, तो उन्होंने यही बताया कि धरती पर सोने से पहले के लोग तो जमीन पे ही सोते थे चारपाई बिछा के, तो उससे क्या होता है सुस्ती और रोग दूर होकर नव चेतना की और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। डॉक्टर I.H. ओलस्की के अनुसार चीन एवं जापान के निवासियों के स्वास्थ्य का रहस्य क्या है, उनका धरती पर सोना है। अब आता है मिट्टी के प्रकार। काली मिट्टी क्या करती है, काली मिट्टी चिकनाहट युक्त होती है तथा सूर्य से प्राप्त सभी रंगों को अवशोषित करके शरीर के अंग प्रत्यंगों को लाभ पहुंचाती है। खनिज तत्वों की प्रचुरता और अधिक समय तक जल का संधारण करने की क्षमता के कारण मृदा चिकित्सा के लिए उपयुक्त होती है। इसका प्रयोग विषमयता एवं त्वचा विकारों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका प्रयोग किसके लिए जाता है, विषमयता और त्वचा विकारों के लिए। अब आता है समुद्री कछार मिट्टी से मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और सिलिकेट्स कार्बोनेट तत्वों के साथ 20 से अधिक प्रकार के अन्य तत्व पाए जाते हैं। ये सभी प्रकार के त्वचा विकारों में उपयोगी होती है। अब आती है दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी फूलों अन्य वनस्पतियों की जैविक अवशेषों के द्वारा हजारों वर्ष में बनती है। इसमें कई सारे जैविक अवशेष होते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, विटामिन्स, अमीनो एसिड, प्लांट हार्मोन्स, ह्यूमिक एसिड से युक्त पेस्ट में बदल जाते हैं जो मानव शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित किए जा सकते हैं। इसलिए इस मिट्टी में क्या होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं और एंटी एजिंग गुण होते हैं। इसलिए ये आर्थराइटिस और खेलों में होने वाली इंजरी में लाभदायक होती है। फिर आता है वाल्मीकि मिट्टी। तो जहाँ पर मतलब ये आपका एमसीक्यू में बन सकता है कि कौन सी मिट्टी कौन से रोगों में उपयोग होती है। वाल्मीकि मिट्टी त्वचा का इस पर लेप करने से शरीर के विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है और दर्द निवारण में कौन सी मदद करती है, वाल्मीकि मिट्टी। पीली मिट्टी किस किस में, विबंध में, अजीर्ण में यानी कॉन्स्टिपेशन में, यकृत प्लीहा वृद्धि में, है ना, यानी कि स्प्लीनोमेगैली में, ठीक है, हेपेटोमेगैली में, मधुमेह आदि में प्रयुक्त होती है। कौन सी, पीली मिट्टी, आपको याद रखना है। श्वेत मिट्टी किस में, नर्वाइन डिसऑर्डर्स में, ठीक है, लीवर डिसऑर्डर्स में। इसको हम ऐसे याद कर सकते हो आप एनएल करके। ठीक है, एनएल किस में आएगा, नर्वाइन और लीवर डिसऑर्डर श्वेत मिट्टी में। लाल मिट्टी किस में, उदर शूल में, पक्षाघात और आमवात, यानी कि जितने भी दर्द हैं, है ना, आमवात में भी दर्द होता है, पक्षाघात और उदरशूल में। बलुई मिट्टी, बलुई डंटी मिट्टी जो होती है वो सर्पदंश में, जठरांत्र शोत्र में, है ना, और वात रक्त में, गाउट में। ये आपको याद रखना पड़ेगा, वासे वात रक्त और वासे बलुई मिट्टी। आमवात में क्या है, लाल मिट्टी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ये याद रखने पड़ेगा। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मिट्टी कौन सी डिसीज में काम आती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी कौन सी उसमें काम आती है। अब आता है डॉक्ट्राइन ऑफ मड सिलेक्शन। प्रयोग में लाई जाने वाली मृतिका कैसी होनी चाहिए,
ये भी आपसे पूछा जा सकता है। साफ़ सुथरी हो, कंकर पत्थर नहीं हो, ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ही कॉमन बात है। अगर उसमें कंकर पत्थर होंगे तो आपके स्किन को चुभेंगे, है ना। रासायनिक खाद से रहित होना चाहिए, है ना। उसमें केमिकल्स नहीं होना चाहिए। ऊपर भी सतह से 4 से फीट नीचे से लेनी चाहिए। प्रयोग में लाने वाली मिट्टी को सुखाकर हमको सबसे पहले कपरछन करना है और अधिक चिपकने वाली मिट्टी में थोड़ी रेत मिलाना है। उसके बाद एक बार उपयोग में लाई चुकी मिट्टी का पुनः प्रयोग हमको नहीं करना है। और चिकित्सा तथा उपलब्धता के आधार पर हमको ब्लैक कॉटन मड जो है वो श्रेष्ठ मानी गई है, ब्लैक कॉटन मड। अब आता है मड पैक का लोकल एप्लीकेशन कैसे होता है, ये देखिए। एक पतले गीले मलबल के कपड़े को मिट्टी में लथपथ करके रोगी के पेट के आकार के आधार पर एक पतली ईंट के आकार में उसे बनाकर 20 से 30 मिनट रखें। देखिए इस डायग्राम में इन्होंने रखा है, ठीक है। सर्दियों के मौसम में हमें क्या करना है, कंबल द्वारा शरीर को भली भांति ढक देना है, ठीक है। पतली ईंट का आकार बना रहा है और कितने मिनट रखना है, 20 से 30 मिनट रखना है। अब इससे लाभ क्या क्या होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ द मड पैक। मड पैक के क्या क्या लाभ है, सभी प्रकार की अजीर्ण यानी इंडाइजेशन को दूर करता है। आंतों की कृमि कंचन गति को बढ़ाता है ना। आंतों का जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो बढ़ाएगा। सिर पर इसका पत्ता लेप लगाने से कॉन्जेस्टिव हेडेक में तुरंत लाभ पहुंचता है। आंखों के ऊपर प्रयोग करने से क्या क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस, हीमेरेजिस इन द आईबॉल, इचिंग, एलर्जी, एरर्स ऑफ द रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं वो, है ना, ग्लूकोमा एंड द आईबॉल टेंशन को कम करके विशेष लाभ पहुंचाता है। देखिए आई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेहरे पर इसका प्रयोग करने से कांति को बढ़ाता है। आंखों के चारों ओर बनने वाले काले धब्बे को हटाने में, जिसे हम डार्क सर्कल कहते हैं, उसमें भी उपयोग आता है, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई हमारी, मड पैक, ठीक है। तो पहला क्या था हमारा, पहला हो गया हमारा मड पैक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मड बाथ। अभी हमने क्या लगाया था, मड का पैक लगाया था, अब हम करने वाले मड का बाथ। तो संपूर्ण शरीर पर मृतिका का लेपन करना क्या होता है, मड बाथ या मृतिका स्नान कहलाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस विधि में हमको क्या करना है कि तैयार की हुई मिट्टी को सबसे पहले पानी में मिलाकर पेस्ट जैसा तैयार करना है, फिर रोगी को बिठाकर लेटाकर लेप करना है। लेप के बाद सूर्य के प्रकाश में उसको लाना है और उस लेप को कितने 30 से 60 मिनट लगाना है। इसके बाद ठंडे जल से स्नान कराना है और अगर रोगी को ठंडी का अनुभव हो तो गर्म जल से स्नान करा के गर्म बिस्तर में लेटाना है। अब आता है मड बाथ यानी मृतिका स्नान के क्या लाभ होते हैं। उससे ऊपर हमने पढ़ा था कि जो लेप होता है ना, उसके क्या लाभ होते हैं, यानी मड पैक के क्या लाभ होते हैं, ठीक है। अब इसके लाभ क्या होंगे, शरीर को शीतलता प्रदान करता है, व्रण और त्वचा विकारों में अत्यंत लाभदायक है, विषाक्त तत्वों को अवशोषित कर बाहर निकालता है, विबंध, तनाव, शिरशूल, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और अनेक त्वक विकारों में उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गीली मिट्टी के प्रभाव स्फूर्तिदायक, बल एवं पौरुष बढ़ाने वाले होते हैं। अब आता है थेरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ सन बाथ, है ना। हम किसकी बात करने वाले हैं, सन बाथ की। ठीक है, सूर्य किरण सेवन यानी हीलियोथेरेपी हम इसे कहते हैं और क्लाइमेटो इज ऑल्सो कॉल्ड क्लाइमेटोथेरेपी, क्लीमेटोथेरेपी भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक चिकित्सा की वह विद्या है जिसमें सूर्य की किरण यानी पैरावैग्निक किरण यानी अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज सहित का सीधे तौर पर सेवन करके रोग का उपचार किया जाता है। अब आता है सनलाइट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सभी प्राणियों के जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होती है और सूर्य के बिना प्राणियों का जीवन संभव नहीं है। शरीर में विटामिन डी को उत्पन्न करने में सहायता करके अस्थि क्षय के आदि रोगों से बचाता है। सूर्य की जो पैरावैग्निक किरणें हैं जिनको हम यूवी रेज कहते हैं, ये विसंक्रामक होती हैं तथा कीटाणु नाशक गुण वाली होती हैं। ये सर्वसाधारण को सरलता से उपलब्ध होती है और बहुत आसानी से हमको मिल जाती हैं, सबको पता है ना सन। अब सन बाथ के लिए हमको करना क्या है, तो इसका नियम ये है कि सभी आयु वर्ग एवं लिंग के लिए उपयोगी है, यानी हर आयु का व्यक्ति हो, हर लिंग यानी मेल फीमेल हर कोई कर सकता है। सबसे पहले प्रातः एवं साय सूर्य की किरणों की तीव्रता कम रहने पर ही हमको सूर्य किरण का सेवन करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग होते हैं दिन में बैठ जाते हैं कड़ी धूप में, नहीं, क्या लिखा है साफ साफ, प्रातः एवं साय जब सूर्य की तीव्रता किरणों की तीव्रता कम हो। प्रतिदिन कितना 10 से 15 मिनट तक सूर्य किरण सेवन करना पर्याप्त होता है। सूर्य किरण सेवन करने से पूर्व यानी पहले हमको 300 से 400 मिलीलीटर पानी पीना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर बीच में भी पानी पी लेना चाहिए। अब आता है इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सूर्य किरण सेवन के प्रकार, पहला होता है सामान्य या प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट सनबाथ होता है एक तो, ठीक है, ये देखिए डायग्राम में दिख रहा होगा। इस प्रकार का सूर्य स्नान पश्चिमी देशों में लोकप्रिय है। इस प्रकार का सूर्य स्नान सूर्योदय से 1 से 2 घंटे के भीतर कम से कम कपड़ों के साथ हमको नदियों के सामने या समुद्र किनारे रेत पर चादर बिछाकर लेटकर किया जाता है। अब आता है अप्रत्यक्ष सूर्य स्नान। अप्रत्यक्ष में होता है इनडायरेक्ट। इसमें क्या होता है कि ये प्रत्यक्ष के समान ही किया जाता है, लेकिन इसमें संपूर्ण शरीर पर पतली सफ़ेद सूती चादर से ढका रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें कम से कम कपड़े रहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वाली में। ये इनडायरेक्ट है। अब आता है स्थानिक अथवा एकांग सूर्य स्नान, ठीक है। और नेक्स्ट है प्लांटेन लीफ, आता है बनाना लीफ सनबाथ।
इस प्रकार के शून्य स्थान में क्या होता है कि जो आवश्यक अंग है वहीं पर ही सूर्य की किरणों का प्रक्षेपण किया जाता है, इसलिए हमने इसको लोकलाइज्ड बोला है। और शेष शरीर पर हमको गीली चादर द्वारा ढक दिया जाता है। ये श्वास रोगों में और नवजात शिशु कामला में भी उपयोगी होता है। ठीक है, प्लांट एंड लीफ बात में क्या होता है, ये देखिए इस डायग्राम आपको दिख रहा है कि इसमें केले के पत्ते के ऊपर लीट कर और ऊपर से भी संपूर्ण शरीर को केले के पत्ते से ढक दिया जाता है, इसलिए इसको बनाना लीफ संवाद कहते हैं। ये विधि दुर्बल व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ होती है। अब इसका लाभ क्या क्या होता है देखिए। पहला लाभ है कि गील, मुहासे आदि अनेक त्वचा विकारों में उपयोगी है। शारीरिक दुर्गंध को कम करता है। मांसपेशियां आकुंचन में प्रसारण को सुचारू रूप से करता है। ऋतु परिवर्तन जन्य व्याधियों को नष्ट करता है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है और नवजात शिशु कामला में क्या करता है, काम करता है। न्यूनेटल जॉन्डिस जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फास्टिंग थेरेपी क्या होती है। ठीक है, हमने मड थेरेपी पढ़ ली, मड बाथ पढ़ लिया, सन बाथ पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिया। हम बात करने वाले हैं फास्टिंग थेरेपी की। ठीक है, ये कौन सी है, 3rd नंबर की है। अब आता है उपवास चिकित्सा किसके प्रकार होते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है। तो उपवास शब्द उप और वस में घन प्रत्यय लगने से बनता है। उप का अर्थ होता है सामीप्य और वस का अर्थ होता है वास करना। अहोरात्र भोजना भाव, यानी एक दिन और एक रात अर्थात 24 घंटों तक भोजन का अभाव क्या है, उपवास है। यानी हमको 24 घंटे तक हम भोजन का सेवन नहीं करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उपवास। तो एक लाइन में आप इसके डेफिनेशन क्या लिख देंगे, एक दिन एक रात और 24 घंटों तक भोजन का अभाव उपवास है। एक निश्चित समय तक स्वेच्छा से भोजन अथवा पानी दोनों का त्याग करना सामान्यतः उपवास कहलाता है। ठीक है, आप अमरकोश वाला ये वाला श्लोक याद कीजिए, अहोरात्र भोजन अभाव। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो प्रभाव क्या है इसका। ठीक है, उपवारस्त अपभ्यो यस्तु वासो गुणोसाह उपवासो सा विज्ञा सर्वोग विवर्जिता। इस श्लोक को याद न करें। अब आप पढ़ते हैं कि पापों का नाश करने वाला होता है, गुणों का वास करने वाला, सभी प्रकार के भोगों का निषेध करने वाला उपाय उपवास है। श्वास के संरक्षण और संदर्भ में उपवास एक महत्वपूर्ण चिकित्सीय विद्या है। ठीक है, लोग समझते हैं कि बस मतलब उपवास रख लिया किसी के लिए, हम कहते हैं ना किसी के लिए या भगवान के लिए उपवास रख रहे, नहीं। श्वास के रक्षण के लिए के संदर्भ में उपवास एक बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सीय विद्या है। ये लंघन कर्म का एक भेद है जो शरीर में लघुता उत्पन्न करता है और आमज रोगों में अत्यंत लाभकारी होता है। किसमें, आमज रोगों में। अनेक रोगों में उपवास को चिकित्सा का प्रथम उपक्रम माना जाता है। कई सारे लोग उपवास को हम क्या है, प्रथम उपक्रम मानते हैं। उपवास से पूर्व मानसिक रूप से तैयारी आवश्यक है। ये एक योग्य प्रकृति चिकित्सक के दिशा निर्देशों में ही लंबे समय तक हमें उपवास करना चाहिए। उपवास की अवधि हमें कैसे, रोगी की आयु, रोगी की प्रकृति और पूर्व में उपचार हेतु प्रयोग की गई औषधियों की मात्रा पर निर्भर करती है। उपवास की शुरुआत तो सामान्यतः 2 से 3 दिन तक अवधि प्रारंभ करके एक एक दिन बढ़ाते हैं। उपवास केवल जल, फलों के रस, कच्ची सब्जियों के रस के साथ किया जा सकता है। नींबू पानी के साथ उपवास करना सर्वाधिक सुरक्षित एवं श्रेष्ठतम प्रभावकारी होता है। अब बात करने वाले उपवास से शरीर में क्या होता है, जो एकत्रित विजातीय पदार्थ होते हैं, है ना, वो नष्ट होकर बाहर निकलते हैं, इसलिए हम कहते हैं ना टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को और सुगम बनाने के लिए हमें क्षारीय रसों का प्रयोग कर सकते हैं। फलों के रस में विद्यमान शर्करा जो होती है वो हृदय को बल प्रदान करती है, इसलिए फलों के रस के साथ उपवास को श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, क्योंकि हृदय को बल प्रदान करती है। हमेशा ताजे फलों से तुरंत तैयार किए गए रस का ही प्रयोग करना चाहिए। उपवास की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उपवास को समाप्त कैसे किया गया है। इसके लिए प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहले प्रातः काल शौचादि कार्यों से निवृत्त होकर लघु आहार ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले अगर हमने उपवास किया है, स्निग्ध, मधुर, रुचिकर, मृदु आहार सेवन करना है। अति मात्रा आहार का सेवन नहीं करना है। 2 से 3 दिन फलों का रस लेने के बाद ठोस पदार्थों का अभ्यास करना चाहिए ताकि पाचन स्थान पर अधिक प्रभाव ना पड़े या अधिक भार ना पड़े। धीरे धीरे अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए और आहार मात्रा बढ़ाते हुए कुछ दिनों में हमें सामान्य आहार पर आना चाहिए। अब आता है टाइप्स ऑफ फास्टिंग। कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला आता है हमारा लघु उपवास, दूसरा मध्यम उपवास, तीसरा दीर्घ उपवास। लघु होता है 1 से 3 दिन तक, मध्यम 4 से 6 दिन तक और दीर्घ होता है 7 से 30 दिन तक। द्रव्यों के अनुसार एक होता है निराहार जिसमें आहार नहीं लेते, एक होता है सजल और निर्जल। और मतलब 2 प्रकार हैं। ठीक है, एक तो ये वाला है प्राकृतिक चिकित्सा उपवास जिसमें दिनों के हिसाब से, एक में द्रव्यों के अकॉर्डिंग है, उसमें आता है फलाहार जिसमें हम फल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंस एंड थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है फास्टिंग का। तो इससे विषाक्त तत्व जिसे हम कहते हैं टॉक्सिक मैटर्स को बाहर निकालता है, पाचन संस्थान की क्षतिपूर्ति और संवर्धन करता है, महत्वपूर्ण अंगों का संरक्षण करता है और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। उपवास क्या करता है, मन एवं मस्तिष्क को जागृत करता है और अंतर्दृष्टि उत्पन्न करता है। ये क्या है, वेट कम करने में भी सहायक है, रक्त शर्करा कम करने में सहायक है, जैसे हम कहते हैं ब्लड शुगर। ठीक है, ब्लड शुगर को भी ये कम करता है। ठीक है, चयापचय क्रिया को बढ़ाता है, आयु की वृद्धि करता है, क्षुधा वृद्धि करता है, यानी भूख को बढ़ाता है, मस्तिष्क की कारण क्षमता को बढ़ाता है, ब्रेन एक्टिविटी, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, स्व उत्थान में सहायक है, त्वचा को निर्मल बनाता है, यानी कितने सारे बेनिफिट्स हैं उपवास के, देखिए आपने। अब आता है नेक्स्ट हमारा जल,
हाइड्रोथेरेपी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वाटर यूज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एंड थेरेपेटिक इफेक्ट्स। जल चिकित्सा जो है एक प्राकृतिक चिकित्सा की वह शाखा है जिसमें रोग उपचार के लिए हम अलग अलग प्रकार के हॉट एंड कोल्ड बाथ, सोनास, रैप्स, फ्लूइड्स इन सब का यूज़ करते हैं। वेपर, आइस एंड स्टीम का प्रयोग किया जाता है ना। फ्लूइड, रैप, सोनास, आइस, स्टीम निस्संदेह जल रोगों में उपचार होते हुए उपयोग में लाया जाने वाला प्राचीनतम तत्व है। जल चिकित्सा में प्रयुक्त होने जल के विविध तापमान दिए गए हैं, ठीक है। वेरी कोल्ड में हम कितना रहता है 30 to 55 फ़ारेनहाइट रहता है, और सेल्सियस में -1 to -13 सेल्सियस रहता है, नहीं -1 to 13। कोल्ड में आता है 13 to 18। आप सेल्सियस में भी याद रखें थोड़ा सा, और फ़ारेनहाइट में भी 13 to 18 सेल्सियस मतलब होता है 55 to 65, ठीक है। कूल में आता है 65 to 80 फ़ारेनहाइट यानी कि 80 to 27 सेल्सियस। टैपेड में आता है 80 to 92 यानी 27 to 33 सेल्सियस। 33 to 37 मतलब वार्म, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल, 92 to 98, ठीक है, फ़ारेनहाइट। 37 to 40 आता है 98 to 104। हॉट, वेरी हॉट आता है अबव 40 सेल्सियस है तो वेरी हॉट है, या एन अबव 104। ये पूरा टेबल दी हुई है टेम्परेचर की, कि कूल में कितना, टैपेड में कितना, वार्म में कितना। अब आता है उष्ण जल चिकित्सा। उष्ण जल चिकित्सा द्वारा मसल्स का रिलैक्सेशन और ब्लड वेसल्स का डायलिटेशन होता है, ठीक है। अब यह रक्त परिसंचरण को बल प्रदान करता है। उष्ण जल का उपयोग इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्रोंकियल अस्थमा, फीवर और सर्दियों में किया जाता है। ये सभी लोग जानते हैं, वेरी सिंपल। शीतल जल चिकित्सा लेकिन क्या करती है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और उष्ण जल क्या करेगा, डायलेक्ट करेगा, जिसके कारण टिश्यूज में डिकंजस्टिंग इफेक्ट द्वारा विजातीय पदार्थ बाहर निकलते हैं। अब शीतल जल का प्रयोग हम कब करते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन, एनीमिया, जॉन्डिस, बर्निंग सेंसेशन जब होती है तब, हाइपर एसिडिटी, वर्टिगो, सिनकोप आदि में किया जाता है। शीतल जल का उपयोग हमेशा उष्ण जल के उपरांत किया जाता है ना, क्योंकि उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए हमको उष्ण जल का उपयोग अधिक समय, लगभग 2 मिनट के लिए किया जाता है, जबकि शीतल जल का उपयोग कम समय यानी आधे मिनट के लिए किया जाता है। शीतल जल व उष्ण जल का क्रमिक उपयोग करने से, यानी एक के बाद एक अल्टरनेटिव उपयोग करने से ब्लड वेसल्स का मतलब क्रमिक यानी कि सीक्वेंस वाइज क्या होगा, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण जो होता है परिसंचरण और विजातीय पदार्थ का निर्गमन तीव्र होता है। अब आता है इफेक्ट एंड यूज क्या है वाटर का। निर्मल एवं शीतल जल से स्नान करना जल चिकित्सा का एक उत्तम स्वरूप है। इस प्रकार के स्नान से शरीर में प्रत्येक रोमकूप खुल जाते हैं और शरीर हल्का एवं स्फूर्ति युक्त हो जाता है। शीतल जल से स्नान करने से शरीर के सभी तंत्र एवं मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और रक्त का परिसंचरण में वृद्धि होती है। विशिष्ट अवसरों पर हमें नदियों, तालाबों एवं जल प्रपातों में स्नान करने की पुरानी परंपरा वस्तुतः जल चिकित्सा का ही प्राकृतिक एवं व्यवहारिक स्वरूप है। यह संपूर्ण शरीर अथवा उसके किसी एक हिस्से में तापमान नियमन एवं गतिशीलता के लिए यह यथोचित माध्यम प्रभाव करता है। अब आता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के कारण भी हम इस पानी का अभ्यंतर प्रयोग करने पर आंत शोधन के अतिरिक्त शरीर के विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप भी अनेक उच्चिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, लाइक यूरिक एसिड, यूरिया, सॉल्ट, एक्सेसिव शुगर, इन सबको कौन बाहर निकालता है, पानी। सावधानी क्या क्या करनी है, सर्वांग स्नान भोजन ग्रहण करने से 1 घंटा पहले से लेकर 3 घंटे तक बाद नहीं करना चाहिए। यानी कि सर्वांग स्नान यानी पूरे बॉडी का स्नान हमको भोजन ग्रहण करने से 1 घंटा पहले यानी खाना खाने के 1 घंटा पहले और 3 घंटे बाद तक नहीं करना चाहिए। कई बार होता है हम भोजन करने के मतलब खाना खाने के हाली बाद नहा लेते हैं या उसके 1 घंटे पहले नहाते हैं, नहीं, भोजन करने से 1 घंटा पहले और उससे लेकर 3 घंटे बाद तक नहीं करना चाहिए। स्थानिक स्नान, कटी स्नान, इसमें हस्तपाद स्नान या भोजन करने के 2 घंटे बाद किए जा सकते हैं। हमेशा स्वच्छ एवं शुद्ध जल का ही प्रयोग करना चाहिए। एक बार प्रयोग किए गए जल का पुनः प्रयोग नहीं करना चाहिए। महिला को मासिक स्राव के समय किसी भी प्रकार का स्नान नहीं करना चाहिए। अब आता है हस्त और पाद स्नान, इनकी विधि क्या है। तो हस्त और पाद स्नान में गर्म जल से भरे पाद स्नान यानी फुटबाथ और पैरों को घुटनों तक, ठीक है, और हस्त स्नान पात्र हाथों को कोहनी तक डुबो कर रखते हैं। तो पैरों को घुटनों तक और हाथों को कोहनी तक डुबो के रखना है। शरीर को चादर और कंबल से ढक लेना है। इस प्रक्रिया में हमको कोष्ण जल लेना है, ठीक है, अंगों को हल्के हाथों से दबाना है, 15 मिनट तक करना है। जल का तापमान 100 से कितना 105 के बीच होना चाहिए। 105 कितना फ़ारेनहाइट। अब आता है लाभ। सर्दी खांसी फेफड़ों की जकड़न को दूर करता है।
श्वास रोगियों एवं सांस नली के उपचार में लाभदायक है। मोच, खिंचाव और शोथ को दूर करता है। विषाक्त पदार्थों को दूर करता है। रक्त का परिसंचरण को बढ़ाता है ना, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। संधि, शूल और शीत दग्ध में लाभदायक है। अब आता है हमारा स्पाइनल बाथ। जल चिकित्सा का एक अन्य महत्वपूर्ण भेद है पृष्ठवंश स्नान। एक विशेष प्रकार के इसमें पात्र में जाता है। इसमें पिछला हिस्सा जो होता है उठा हुआ होता है और सिर को आधार प्रदान करता है। ये 6 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा होता है। इसकी विधि क्या है? पृष्ठवंश स्नान पात्र में 2 से 4 इंच तक पानी भरते हैं। कितना पानी भरते हैं आपको याद रखना है। उष्ण अथवा शीत होता है, आवश्यकता के अनुसार निर्वस्त्र करके पीठ के बल इसमें लेटाते हैं और पृष्ठवंश जल के स्पर्श में रहता है। 30 से 10 मिनट तक अंतराल पर रोगी उठाकर मोटे तौली से रगड़ना चाहिए। कुल समय 20 से 40 मिनट होना चाहिए। ये देखिए इस डायग्राम में ये लेटा है बंदा, ये क्या है? स्पाइनल बात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें हिप बात भी आएगा। तो स्पाइनल बात का क्या क्या है? अनिद्रा, इंसोम्निया, पृष्ठवंश के तनाव को दूर करता है। उष्ण जल का प्रयोग तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। ये किस में काम करता है? स्पॉन्डिलाइटिस और शियाटिका में लाभदायक है। और शीतल जल के प्रयोग से चिड़चिड़ापन, थकान, उच्च रक्तचाप, हिस्टीरिया, मानसिक उद्वेग, स्मृति भ्रंश, तनाव और मानसिक रोगों में बहुत लाभदायक है। अब आता है हिप बात। हिप बात जल चिकित्सा का एक अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा। ये देखिए ये हिप बात है जिसको हम सिट्स बात भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? सबसे पहले इतना पानी भरते हैं कि नाभि पानी में डूबी रहे। शरीर को निवस्त करके बैठते हैं। पैरों को पात्र के बाहर चौकी पर रखते हैं। तापमान 110 फ़ारेनहाइट होता है, यानी 43 डिग्री सेल्सियस 15 से 20 मिनट तक रहता है, पानी के स्वांगशीत होने तक। छोटी और बड़ी आंत से संबंधित प्राय सभी रोग कटी स्नान से दूर होते हैं और कटिशूल दूर होता है ना। छोटी व बड़ी आंत के सारे रोग तो विबंध दूर होता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अर्शभगंदर, आपने नोटिस किया होगा सिट्स बात हम अर्शभगंदर के रोग को बताते हैं। अर्शभगंदर जनेंद्रिय के रोग, इनसे संबंध शोथ अगर है, वहाँ पे कंडू है, शूल है, ठीक है, यानी दर्द है, असहज अनुभूति में लाभदायक है। प्रदर रोग में लाभदायक है। रेक्टल सर्जरी, एपिशियोटोमी, यूट्राइन क्रैम्प्स, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज जिसे हम कहते हैं IBS, ठीक है, पाइलोनाइडल सिस्ट और ब्लैडर, प्रोस्टेट और वेजाइना के संक्रमण, यानी हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, प्रोस्टेट और वेजाइना, इन सब के संक्रमण में भी लाभदायक होता है। प्रसव के 2 माह पूर्व से कटी स्नान लेने से सामान्य प्रसव होने की संभावना अधिक होती है। यानी कि अगर आपकी डिलीवरी के 2 महीने पहले आप कटी स्नान लेते हैं तो इससे नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। तो सबसे पहले सावधानी हमको क्या करनी है? प्रातः खाली पेट और निर्वात स्थान पर करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एब्डोमिनल वेट पैक। तो खाली पेट करना चाहिए, निर्वात स्थान पर करना चाहिए। इसकी लगभग विधि क्या है? 10 इंच चौड़ी और 2 मीटर लंबी सूती और ऊनी कपड़े की पट्टी लें। ये देखिए इस डायग्राम आप देख रहे हैं। पट्टी को ठंडे पानी में भोंकर गोल गोल लपेटें। अब रोगी के पेड़ू से प्रारंभ करके नाभि के 3 इंच ऊपर तक पट्टी को लपेटें। नाभि के 3 इंच ऊपर तक, ये देखिए। उसके बाद कंबल ओढ़कर रोगी को 30 से 40 मिनट तक लेटाएं। इसका प्रयोग दिन में 1 या 2 बार किया जाता है। मासिक स्राव के समय भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके प्रक्रिया में गले और माथे पर भी गीली पट्टी रखना चाहिए कि गले और माथे पर भी गीली पट्टी है, जिसको हम क्या कहते हैं? एब्डोमिनल वेट पैक। इसका लाभ क्या है? शरीर का निर्विषीकरण में और अपच में बहुत फ़ायदेमंद होता है। अल्सर्स में, IBS में, GERD में, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, कोलाइटिस, इन सबको ठीक करता है। गले में लपेटी की पट्टी थायराइड विकारों में लाभदायक है और माथे पर लपेटी की पट्टी शिराशूल मानसिक विकारों में लाभदायक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्टीम बाथ। वाष्प स्नान जो स्थानिक और सर्वांग पूरे शरीर में भी होता है और लोकलाइज भी होता है। अब आता है स्थानिक। ये देखिए आपने ये पंचकर्मा में देखा होगा। प्रेशर कुकर में आधा पानी भरकर उबलने के लिए रखें। कुकर की सीटी हटा दें, उसके रबर में पाइप लगा दें। ठीक है, रबर का पाइप लगा दिया हमने, उसमें सीटी हटा के उसके बाद आवश्यक अंग जो है वहाँ पर पाइप के माध्यम से हम वाष्प छोड़ेंगे, यानी कि स्टीम। ये ठीक है, इसमें से क्या जा रही है? स्टीम जाएगी। जिस भी अंग पे हमें देना है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पैरों पर दे रहे हैं, 5 से 10 मिनट पर देंगे और अंग से पसीना आने तक देंगे। आजकल इस कार्य के लिए आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता हो गई है। ये हम किस में देते हैं? अम्वाद, संधिवाद, ग्रीवाग्रह, पार्श्वशूल, इन सब में लाभदायक है और अंग विशेष में शूल एवं मोच में लाभदायक है। अब आता है सर्वांग। सर्वांग के लिए आपने देखा होगा हमारे पंचकर्म डिपार्टमेंट में एक पूरी मशीन होती है, एक होती है लेटने वाली, एक होती है बैठने वाली। ठीक है, तो उपरोक्त विधि से भाप बनने पर रबर पाइप को कुर्सी के नीचे डालकर रोगी को निर्वस्त करके कुर्सी पर बिठा दें अथवा चारपाई के नीचे रबर पाइप को डालकर रोगी को निर्वस्त करके लिटा दें। ऊपर से कंबल इस प्रकार ओढ़ाएं, गर्दन के नीचे पूरा शरीर ढक जाए। 10 से 20 मिनट करेंगे या पसीना आने तक। इसका क्या है? स्थौल्य, पक्षाघात, दौर्बल्य, त्वक विकार, संधिवात, आमवात, इन सब में लाभदायक है। शरीर के शुद्ध को बाहर निकालता है, रक्त परिसंचरण का संचार होता है। ये देखिए ये मशीन
आपके कॉलेजेस में भी होगी, है ना, आपने देखी होगी आपके हॉस्पिटल में। ठीक है, इसमें ऐसे बिठा देते हैं। एक और होती है जिसमें लेटा देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये कहाँ गया है, यहाँ पे हमने लगा दिया। तो इससे क्या होगा, ये जो भाप है ये पूरे शरीर में लगेगी और हमारा सर जो है वो बाहर की तरफ रहेगा। अब आता है एनीमा। एनीमा क्या है, आंत्र स्नान में जल को गुदा मार्ग से आंतों में पहुंचाया जाता है। आंत्र स्नानी है जो हमारी आंतें हैं उनका स्नान किया जाता है। जल को कैसे गुदा मार्ग से पहुंचाया जाता है, इसके लिए वस्ती यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वस्ती यंत्र में हम क्या करते हैं, 200 से 300 मिलीलीटर पानी भरकर क्या करते हैं, 4 बूंद पानी वस्ती से बाहर निकालते ताकि आंतों में वायु नहीं प्रवेश हो। रोगी को बाईं करवट दिलवाएंगे, पैर सीधा रखेंगे और दाहिना पैर 900 मोड़ कर रखेंगे। ये देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। अब क्या करेंगे, बस्ती यंत्र नेत्र को घृत लिप्त करके 10 सेंटीमीटर तक गोदाम में प्रवेश कराएंगे। 3 फीट तक ऊपर उठाएंगे बस्ती यंत्र को रोगी शैया से। ठीक है, जल को आंतों प्रवेश कर जाने के बाद बस्ती निकाल देंगे। 15-20 मिनट लिटा कर रखें और मलत्याग के लिए फिर भेजें। लाभ क्या है इससे, गुदा मार्ग एवं आंतों की क्या होती है, शुद्धि होती है। आंतों का क्रमांकन गति को सुचारू बनाकर विबंध को दूर करता है, यानी कॉन्स्टिपेशन जो है वो दूर होता है। ये देखिए यहाँ से जाएगा, ये पूरी आंत क्या होगी हमारी, शुद्ध हो जाएगी। शीतल जल 18 डिग्री सेल्सियस से किया गया आंत स्नान विशेष रूप से डिसेंट्री, डायरिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हीमोरॉइड्स, ठीक है, और फीवर में लाभदायक होता है। उष्ण जल से किया गया अंत स्नान गुदा में शोथ, गुदा में शूल और अर्श में लाभदायक होता है। अब आता है बलपूल बात। ये एक चिकित्सीय स्नान है। ये किसी एक अंग अथवा संपूर्ण शरीर को तीव्र गति से घूमते हुए जल से स्नान किया जाता है। इसमें एक बड़े जल पात्र का उपयोग किया जाता है जिसमें एक मोटर लगी होती है, जल को तीव्र गति से गोल गोल घुमाती रहती है। देखिए इस डायग्राम में शरीर के जिस हिस्से का हमें उपचार करना होता है इसे इस जलपात्र में प्रवेश कराते हैं। जल का तापमान, ठीक है, 98 डिग्री अथवा 50 से 60 लिया जाता है। शीतल में 50 से 60। कुल समय 15 से 45 मिनट होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्लपूल बाथ कहते हैं। ठीक है, संपूर्ण शरीर को तीव्र गति से घूमते हुए जल से स्नान कराया जाता है। ठीक है, संपूर्ण शरीर का स्नान कराया जाता है और इसमें बड़े जलपात का प्रयोग, जैसे मोटर लगी होती है जो जल को तीव्र गति से गोल गोल घुमाती रहती है। जल घूमता रहता है तो हमारी पूरी बॉडी का स्नान होता रहता है। इससे क्या होता है, मांसपेशियों और रक्तवाहिनी की क्रिया परिमार्जित करता है, अंग प्रत्यंग की क्रियाशीलता से चालू करता है। उष्ण जल का प्रयोग करने पर यह रक्त परिसंचरण को बढ़ा देता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। शीतल जल का प्रयोग करने पर आघात जन्य शोथ को भी कम करता है। इसका निषेध किसमें है, डायबिटीज, मेलिटस, हाइपरटेंशन और वेरिकोज वेन में। अब आता है मर्दन। लास्ट हमारा क्या है, मसाज। डिफरेंट मेथड्स क्या क्या है मसाज के। मर्दन या मालिश करना प्राकृतिक चिकित्सा की प्रभावी विद्या है। इसका उद्देश्य क्या है, रक्त परिसंचरण को बढ़ाना, यानी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, शरीर के अंग प्रत्यंगों को बल प्रदान करना। मर्दन चिकित्सा में केवल शरीर को रगड़ने और थपथपाने का ही प्रभाव नहीं होता। इसमें मर्दन करने वाला व्यक्ति अपनी ऊष्मा, स्वास्थ्य और अपनी जीवनी शक्ति को रोगी के शरीर में स्थानांतरित, यानी जो अपनी ऊष्मा है और अपनी शक्ति है वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है इसमें रोगी में और स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है। इसकी विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, तालिए, थपकी, मसलना, घुटना, घर्षण। ये देखिए ये 5 हैं इसमें, तालिए, थपकी, मसलना, घुटना, घर्षण। तालिए में क्या होता है, जिस अंग का हमको मर्दन करना है उसकी रचना के अनुसार हाथ ढीला करके हल्के दबाव के साथ एक समान गति में मालिश करना। थपकी, हाथों की हथेलियों को कटोरी नुमा बनाकर, ठीक है, थपथपाकर मर्दन किया जाता है। मसलना, अंगों की अंगुलियों व अंगूठे से पकड़कर, अंगों को अंगुली और अंगूठे से पकड़कर थोड़ा दबाव बनाकर मर्दन किया जाता है। दबाव उतना ही रखा जाता है जिससे रोगी को पीड़ा का अनुभव ना हो। गूंथने में आटा गूंथने की तरह दोनों हाथों से मर्दन करते हैं। घर्षण में दोनों हाथों की उंगलियों को खुला रखकर शीघ्रता से घर्षण किया जाता है, या तो प्रतिलोम या अनुलोम या वृत्ताकार भेद से 3 प्रकार का होता है। प्रतिलोम लोमों के विपरीत किया जाता है। स्थौल्य में चूर्ण द्वारा, कार्श में तेल द्वारा प्रतिलोम घर्षण किया जाता है। ठीक है, अनुलोम यानी लोमों के अनुरूप, यानी लोमों की दिशा में, हृदय की विपरीत दिशा में घर्षण किया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति में और पंचकर्म की अभ्यंग क्रिया में अनुलोम घर्षण किया जाता है। वृत्ताकार यानी गोल गोल अस्थि संधियों में किया जाता है, ऐसे गोल गोल गोल। ठीक है, मरोड़ना, दोनों हाथों से मांसपेशियों को घुमाकर मर्दन किया जाता है। काटना, दोनों हाथों को जोड़कर कनिष्ठिका वाला तल पीठ की ओर रखते हुए अंगुलियों को ढीला छोड़कर सब्जी काटने जैसे प्रहार करते हुए मर्दन किया जाता है। अब आता है इसके सामान्य नियम क्या है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए मर्दन करने वाले का। नाखून कटे होने चाहिए, हाथ साफ होने चाहिए। मर्दन सदैव खाली पेट करना चाहिए, भोजन से 2 घंटे पहले, स्नान के 1 घंटे पहले। आतप, मर्दन आतप सेवन एक साथ करने से लाभ अधिक होता है। उष्ण मर्दन पैरों से सिर की ओर, अगर उष्ण करना है तो पैरों से सिर की ओर करेंगे, और शीत करना है तो सिर से पैरों की तरफ करेंगे, है ना, सिर से पैरों की तरफ। मर्दन के बाद आधा घंटा विश्राम कराकर स्नान कराएं। मर्दन के बाद हमें क्या करना है, आधा घंटा हमको रेस्ट करना है, फिर विश्राम कराकर गीले तौलिए से क्या करना है हमको,
शरीर को रगड़ कर पहुँचना है। निद्रा, निद्रा की जानकारी प्राप्त करते हुए मर्दन करना है। निषेध क्या है? अगर शल्य क्रिया कोई हुई है या अस्थि भग्न हुआ है तो 6 महीने तक हमको मर्दन नहीं करना है। उच्च रक्तचाप के रोगियों में मर्दन नहीं करना है। क्षतज व्रणों में और स्त्रावयुक्त विकारों में नहीं करना है। संक्रामक रोगों में नहीं करना है। अब आता है इसका समय क्या है। दोनों पैरों में 16 मिनट, दोनों हाथों में 10 मिनट, पीठ पर 12 मिनट, ग्रीवा में 2 मिनट, चेहरे पर 5 मिनट, सिर में भी 5 मिनट, वक्ष एवं उदर में 10 मिनट। तो कुल हो गया 60 मिनट यानी 1 आवर। अब आता है इसके थेरेपेटिक इफेक्ट्स क्या है। वैसोडाइलेशन होता है आर्टरीज का। आंतों का क्रमांकुंचन गति को उत्तेजित करता है यानी स्टिमुलेशन ऑफ द पेरिस्टाल्सिस। मांसपेशियों की प्रत्यास्था मसल टोन को सुचारू रखता है। कोष्ठांगों की क्रियाशीलता बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ाता है। शरीर ऊष्मा एवं जीवनी शक्ति बढ़ाता है। शरीर के अंग पुष्ट होते हैं। संधियों की जड़ता दूर होती है यानी जो स्टिफनेस है वो दूर होगी। प्रभावित अंगों की वेदना यानी जो पेन है वो दूर होगा। त्वचा स्निग्ध, स्वस्थ और कांतिमान बनेगी। चयापचय का नियंत्रण होता है। विजातीय द्रव्य स्वेद के माध्यम से बाहर निकलते हैं और रक्त एवं लसिका का परिसंचरण को बनाता है। इसी तरह जो हमारा चैप्टर है नेचुरल थेरेपी का वो कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।